नमस्कार, मैं पुष्पा लोधी। आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक जो हमारा चैप्टर है कार्बन पर बेस्ड है और इसमें क्या क्या ऐसे छोटे छोटे से जो प्रश्न होते हैं जो अधिकांश एग्जाम्स में आते रहते हैं, उन प्रश्नों पर हम एक एक करके शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक है 6 और इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, सबसे बाहरी जो कक्षा होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की या तो आवश्यकता होती है या इसको डोनेट करने होते हैं। तो ये दोनों ही काम करना बहुत कठिन होता है और इसके कारण ये क्या करता है, साझा करने की प्रवृत्ति रखता है और साझा करने की प्रवृत्ति रखने के कारण ये बहुत अपना एक अहम रोल जो है अपनी पूरी जो प्रकृति है उसमें विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स बनाने में करता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। जब किसी यौगिक में केवल 2 तत्व होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और केवल इन 2 तत्वों से कोई यौगिक बनता है, तब हम उस यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है कि इसकी वैलेंसी जो है वो साझा करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसी हो जाए, संतृप्त हो जाए, मतलब एक दूसरे से वो प्रॉपरली जुड़ जाएं। और इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एक कार्बन, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में केवल एक बॉन्डिंग होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़कर केवल एक सिंगल बॉन्ड का, एकल बंध का निर्माण करते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध पाया जाता है और कुछ नहीं। तो दूसरा है, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है एल्केन। जैसे आपने नाम सुना होगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितने भी एल्केन हैं उन सभी एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम रखते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब 2 बंध, जैसे इसमें अपन देख रहे हैं डबल, ये डबल लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, या इसी तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध अगर पाया जाता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन और एल्काइन का जो समूह है वो समूह इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, क्या कारण है कि हमारे चारों ओर सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उन जीवों में जो जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। साथ ही अन्य जो वस्तुएं हैं उनमें भी अगर हम देखें, जैसे हमारा कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इन सभी में कार्बन के कंपाउंड्स जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि कार्बन इतने विविध रूपों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। तो इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। कौन कौन से? कार्बन के 2 प्रमुख गुण जिसके कारण कार्बनिक यौगिक की विशाल श्रृंखला हमारे चारों ओर दिखाई देती है, वो क्या क्या है? पहला है चतुः संयोजकता। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, मतलब कार्बन का जो बाहरी कक्ष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो चारों इलेक्ट्रॉन अन्य 4 तत्वों से या उन 4 इलेक्ट्रॉन की जो संयोजकता है वो अन्य 4 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कनेक्ट करने की प्रवृत्ति रखता है और चतुः संयोजकता मतलब 4th वैलेंसी ये दर्शाता है। दूसरा है श्रृंखलन का गुण, मतलब एक से अधिक कार्बन आपस में जोड़ने की जो क्षमता है वो इस कार्बन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके कंपाउंड्स जो हैं वो प्रकृति में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अपर रूपता किसे कहते हैं। कार्बन के किन्हीं 3 अपर रूपों के नाम लिखिए।
अपरूपता का मतलब होता है अलग अलग रूपों में पाए जाना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि रूप अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, रासायनिक गुणों की बात करते हैं, तो जो रासायनिक गुण हैं वो इनके समान होते हैं। जैसे कार्बन से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर होगी तो अगर हम उसको जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। तो यहाँ पर हम देखें परिभाषिक रूप में हम अपरूपता को कैसे बताएंगे कि जब एक ही तत्व के एक से अधिक रूप पाए जाएं, माने जब एक ही तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाए और इस तरह का जो तत्वों का गुण है उसको हम क्या कहेंगे, अपरूपता कहेंगे। और ऐसे जो तत्व के विभिन्न रूप हैं उन्हें हम अपरूप कहेंगे। जैसे कार्बन के जो अपरूप हैं मुख्यतः जो क्रिस्टलीय कार्बन होता है, मतलब क्रिस्टल के रूप में अगर कार्बन पाया जाता है तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 तरह के रूप होते हैं। पहला है हीरा। हमने हीरे के बारे में सुना है, बहुत सारे आभूषण, एक कीमती रत्न है, आभूषण बनाने में यूज़ होता है। और सबसे कठोर, अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है तो वो हीरा है। तो हीरा अपनी चमकदार होने के कारण और सबसे कठोर होने के कारण अपना अहम अस्तित्व रखता है। तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो काला होता है, लेकिन ये इसकी खासियत है कि इसमें चिकनाहट पाई जाती है, मतलब इसकी जो परतें होती हैं उनकी बॉन्डिंग ऐसी होती है कार्बन की कि वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। तो इसका उपयोग स्नेहक के रूप में भी होता है। हमारी जो पेंसिल की लीड होती है उसमें भी ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट की एक और खासियत है कि ये विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें से होकर विद्युत का प्रवाह हो सकता है। तो दूसरा अपर रूप क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तीसरा है फुलरीन। फुलरीन जो होता है, फुलरीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ये एक गोलाकार गेंद के जैसा होता है और ये अंतरिक्ष में अस्तित्व रखता है। अगर कभी पूछा जाए कि कार्बन का ऐसा कौन सा अपर रूप है जो अंतरिक्ष में पाया जाता है तो वो है फुलरीन। फुलरीन में कार्बन के जो आपस में बॉन्डिंग होती है, अगर हम कहें कितने कार्बन परमाणु फुलरीन में जुड़े हुए हैं तो लगभग 60 से 70 कार्बन परमाणु एक गोलाकार गेंद के रूप में व्यवस्थित होते हुए फुलरीन में जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, क्या कारण है कि खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि खाना बनाते समय जो हमारी बर्तन की तली होती है वो काली पड़ जाती है। क्यों काली पड़ जाती है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो जब हम खाना बना रहे होते हैं तो जो लौ होती है, जो हमारी गैस की जो लौ निकल रही है, ज्वाला निकल रही है, वो ज्वाला नीली ना होकर हल्की पीली हो जाती है। तो वो पीली क्यों हुई, वो पीली इसलिए हुई क्योंकि जो ईंधन जल रहा है उसमें, उस ईंधन में उसका पूरी तरह से दहन नहीं हो पा रहा है। कोई उसके अंदर क्या है कि कुछ मात्रा में उसमें कार्बन जो है वो इकट्ठा हो रहा है और उसका पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारी जो ज्वाला होती है वो नीली की जगह हल्की पीली ज्वाला निकलने लगती है और उसका कारण होता है अपूर्ण दहन। और जब भी ये पीली ज्वाला निकलती है तो हमारे जो भी बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी तली जो है वो काली हो जाती है, क्योंकि कार्बन जो है वो जलने पर काला रंग देता है। तो यहाँ हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर लिखते समय हम ध्यान रखेंगे कि यदि खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से, यहाँ पर तली है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। हमारे ईंधन में कार्बन होता है और कार्बन के अपूर्ण दहन होने पर क्या होता है, काला रंग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए बर्तन की तली जो है वो काली पड़ जाती है। ठीक, तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उसका मुख्य जो प्रश्न में अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो उत्तर देते समय ये ध्यान रखें कि हमें लिखना है कि ईंधन का अपूर्ण दहन होना इसका कारण है काले पड़ने का। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें सबसे पहला जो हमारा कॉलम है उसमें नाम है, दूसरे में अणुसूत्र है, तीसरे में क्या है उसका संरचना सूत्र है। यहाँ पर
जब भी हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हमने बात की थी वो सबसे सरल और सुलझे हुए, या ऐसा कहें कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं, जिसके अंतर्गत हम इनकी पूरी सीरीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो एल्केन है वो है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4, और CH4 को हम उसकी संरचना बनाते हुए इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि C बीच में या सेंटर में लेते हैं और उसके चारों ओर हम सिंगल बॉन्ड बनाते हुए क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो ये मीथेन की संरचनात्मक संरचना जो है वो बन जाती है। अब ऐसे ही दूसरा हमारा आता है एथेन। एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। 2 कार्बन जो हैं वो 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको हम जोड़ने के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनाते हुए जोड़ देते हैं, और बाकी के जो हाइड्रोजन हैं उन हाइड्रोजन को इस तरह से जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में संयुक्त होता है और एक बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ और चौथा जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है सहसंयोजी बंध के द्वारा, जिसे हम सिंगल बॉन्ड या एकल बंध कह रहे हैं। तो एक सहसंयोजी बंध बनाते हुए ये आपस में जुड़ जाते हैं। तीसरा है प्रोपेन। प्रोपेन का जो सूत्र है वो है C3H8। अब यहाँ पर हमें कार्बन कितने लगाने हैं, तो सबसे पहले कार्बन लगा लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तीनों कार्बन हो गए। तीनों को सिंगल बॉन्ड के द्वारा हम जोड़ लेंगे, और बाकी जो उसके चारों ओर हमें बस ये ध्यान रखना है, जब भी आप संरचना सूत्र लिखें कार्बन के चारों ओर केवल 4 सिंगल बॉन्ड ही होंगे। अगर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एल्कीन की बात कर रहे हैं, तब की बात और है, लेकिन अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं, तो 4 बॉन्ड ही होंगे। अगर आपके 3 रह जाते हैं तो गलत हो जाएगा, अगर 2 रह जाते हैं तो गलत हो जाएगा, अगर 4 से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, जहाँ कहीं भी कार्बन लिखा हो उस कार्बन के चारों ओर हमें 4 बॉन्ड लगाने हैं। जैसे इस वाले कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से 4 हो गए। अगर इस कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, ये इसके 4-4 वैलेंसी होना चाहिए। ठीक, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बनाते समय। तो C3H8 को कैसे बनाया, 3 कार्बन लिए हमने, इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ लिया। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो हमने चारों ओर इनके कार्बन के साथ जो है एक एक करके हमने 8 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब ब्यूटेन का सूत्र क्या है, C4H10। C4H10 मतलब कार्बन कितने हैं, 4 हैं, हमने 4 कार्बन बनाए, इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया। फिर H कितने हैं, 10 हैं, मतलब 10 हैं, तो हमने प्रत्येक कार्बन के साथ इसकी वैलेंसी को जोड़ते हुए, इसकी वैलेंसी को देखते हुए हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। और सिंगल बॉन्ड रखना है, ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि एल्केन जो होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केवल एकल बंध या सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला एक प्रश्न है हमारा, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। साबुन और अपमार्जक जो होते हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है, ये भी कार्बन के एसीटेट होते हैं। तो इनमें अंतर करते हुए हम देखते हैं, जैसे आप घरों में भी साबुन और अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं जब हम साबुन का उपयोग कर रहे होते हैं, हमारा जो पानी होता है वो नॉर्मल पानी होता है, मतलब मृदु जल होता है। जैसे आपका नदी का जो पानी है या टैप वाटर जो होता है, तो वो मृदु जल होता है। मतलब साबुन के, अगर हम उसमें साबुन रगड़ रहे हैं तो साबुन रगड़ने पर अगर झाग प्रॉपर आ रहा है तो वो मृदु जल है। तो साबुन जो है वो मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। और अपमार्जक या डिटर्जेंट जो है, चाहे मृदु जल हो चाहे कठोर जल हो, दोनों ही प्रकार के जल के साथ ये झाग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि कठोर जल क्या है।
तो आपने देखा होगा कि जो हमारा बोरवेल का पानी होता है या ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के लवण पानी के अंदर पाए जा रहे हैं तो हम इस तरह का जो पानी होता है उसको कठोर जल कहते हैं। तो कठोर जल हो चाहे मृदु जल हो, दोनों ही प्रकार के जल में अपमार्जक जो है वो झाग उत्पन्न करता है, जबकि साबुन केवल मृदु जल में झाग उत्पन्न करता है, कठोर जल में नहीं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम साबुन रगड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा साबुन लगाने पर भी हमें क्या होता है कि कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो अविलेय लवण बना देते हैं, अविलेय पदार्थ बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि साबुन रगड़ने पर कुछ धब्बे धब्बे से काले काले से निकल जाते हैं मैल के साथ। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं वो अविलेय अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले सकते हैं कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि साबुन जो है अविलेय पदार्थ बनाते हैं। तीसरा है अपमार्जक से कपड़े अधिक साफ होते हैं। जैसे आपने कभी कपड़े धोते समय देखा हो तो डिटर्जेंट में हम कपड़ों को डाल देते हैं और हल्का सा उनको पुश करने पर ही उनका मैल जो है वो साफ हो जाता है, लेकिन साबुन अपमार्जक की तुलना में साबुन को ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, साबुन ज़्यादा खर्च होता है, तो कपड़े जो है फिर भी हमारे कपड़े जो हैं वो उतने साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो एक अंतर हम ये लिख सकते हैं कि अपमार्जक से कपड़े अधिक साफ़ होते हैं जबकि साबुन से कपड़े कम साफ़ होते हैं। तो इस तरह से हम साबुन और अपमार्जक में अंतर लिख सकते हैं। अगला जो हमारा एक प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें अक्सर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, किसी एक यौगिक की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने को दे दी जाती है। तो सबसे पहले तो बात ये रहती है कि आप अभी हमने जो एक एल्केन वाला प्रश्न पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमने उसमें केवल सिंगल बॉन्ड लगाए हुए थे, हमने उसमें इलेक्ट्रॉन के बिंदु के रूप में नहीं बनाया था। यहाँ अगर हम देखें उसी मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन का जो CH4 का सूत्र था, हमने यहाँ पर उसमें इस तरह का एक डंडी खींची हुई थी, एक बॉन्ड बनाया हुआ था जैसे हम बंद कर रहे थे, हमने उसमें बिंदु नहीं बनाए थे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? बिंदु संरचना, माने हम संरचना सूत्र तो लिख रहे हैं लेकिन उस सिंगल बॉन्ड को बनाने वाले वो कौन से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी अगर हम बनाते हैं तब हम उसको बिंदु संरचना कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु संरचना और सामान्य संरचना में अंतर केवल इतना है कि उस बंध को बनाने वाले अगर हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं तो वो बिंदु संरचना है, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हैं, केवल बॉन्ड के द्वारा हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो केवल संरचना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा यौगिक है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, जिसमें एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन लिखेंगे। कार्बन के साथ हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 2 डॉट बनाई हुई हैं इस तरफ, 2 बनाई हुई हैं इस तरफ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 ये हैं। हमने क्या देखा था कि कार्बन का जो बाहरी कक्षा होती है उस बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया, 2 बिंदु यहाँ बना लिए, 2 यहाँ बना लिए, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब आती है बात किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं। तो हमने एक ऑक्सीजन को इस तरफ और एक ऑक्सीजन को इस तरफ जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हम इन 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से छोटे छोटे से क्रॉस बनाते हुए लिख देते हैं। आप चाहें तो क्रॉस की जगह बिंदु भी बना सकते हैं, वो केवल इसलिए कि आपको क्लियर हो जाए कि ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए हमने बिंदु और क्रॉस के द्वारा उसको प्रदर्शित किया है। आप चाहें तो दोनों में ही बिंदु बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमने लिखा, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिख दिए और उसको हमने कहाँ कवर कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है
कि किसी भी तत्व को अपना स्थायित्व रखने के लिए उसका अष्टक होना, पूरा होना जरूरी है। अष्टक का मतलब है उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो इस ऑक्सीजन में कितने थे? 6 थे। इसको कितने चाहिए थे? केवल 2 चाहिए थे। तो इसके कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको जोड़ते हुए हमें गोला बना देना है कि ये ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है गोला बनाते समय, अक्सर बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि ये गोला कहीं से भी बना देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है गोला बनाते समय कि हम ऑक्सीजन के साथ अगर गोला बना रहे हैं तो ऑक्सीजन का जो हम गोला बनाएं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ऐसे ही कार्बन का जब हम गोला बनाएं तो कार्बन के गोले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम अष्टक पूरा कर रहे हैं उसका। ऐसे ही इस तरफ हम ऑक्सीजन का गोला बनाएं तो उस ऑक्सीजन के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इस तरह से हमें गोला बनाना है और उसको अटैच करना है और एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। इस तरह की अगर हम संरचना बनाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु संरचना। तो ये कार्बन है, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन जुड़ गए। कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ, 6 इस तरफ। इसको जोड़ते हुए हमें 6 और कार्बन के 2 को अंदर करते हुए ऑक्सीजन का अष्टक पूरा कर देना है। ऐसे ही इस तरफ कर देना है। और कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए इसके ऑक्सीजन के 2 और इसके ऑक्सीजन के 2, 4 ऑक्स के पास पहले से थे। तो कार्बन के पूरे अष्टक को पूरा करने में 2 इस ऑक्सीजन के और 2 इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो आके जुड़ गए। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो बिंदु संरचना हम बना लेते हैं। ऐसे ही मीथेन के साथ है। मीथेन में क्या है? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। यहाँ पर देखिए हमने एक बिंदु इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, एक इधर बनाया है। तो चारों तरफ हमने 4 बिंदु बना ले, मतलब उसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने जोड़ना है? 4। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम चारों तरफ एक एक करके जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन का यहाँ, अगले हाइड्रोजन का यहाँ, अगले हाइड्रोजन का यहाँ। ठीक। अब गोले कैसे बनाने हैं? हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी केवल एक ही कक्षा है, पहली कक्षा है, और उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। तो इसको अपना पूरा स्थायित्व के लिए, पूरा अष्टक करने के लिए इसके केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब भी 2 हो जाए इसके, हमें उसका गोला बना देना है, उसको अंदर करते हुए। ऐसे ही इस हाइड्रोजन का, ऐसे ही इसका और ऐसे ही इसका। अब कार्बन का जो गोला है उसको बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बन के जो डॉट हैं 4 वो तो अंदर रहे ही, साथ ही हाइड्रोजन के जो 4 डॉट हैं, चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के जो क्रॉस हमने बना रखे हैं वो भी इसके अंदर आ जाएं, ताकि कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच जाए। ठीक। तो हमें ये गोले बनाते समय, बिंदु बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हम कितने बिंदु बना रहे हैं। हमें किसी तत्व के साथ बिंदु उतने ही बनाने हैं जितने उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अगला जो हमारा यौगिक है वो है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें सल्फर के पास जो है उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो हमने क्या किया? 8 नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर में हमने क्या किया? 2 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए, एक इधर बना दिया और एक इधर बना दिया। इस तरह से 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6 जो है इसके पास, सल्फर के पास हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो बिंदु के रूप में बना दिए। ऐसे हाइड्रोजन का केवल एक था, जैसे यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये हमने क्या किया? यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो ये अब यहाँ पर देखें, इसमें आ रहा है कल। अब अगला जो हमारा तत्व है वो है F2 फुलरीन। क्या है? F2 फ्लोरीन। तो F2 जो है, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में जो बाहरी कक्षा होती है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं 7।
कितने होते हैं? 7। तो 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो चूंकि F और F के बीच में ही सहसंबंध हो रहा है, तो दूसरा F का जो परमाणु है, फ्लोरीन का जो परमाणु है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो ये जो एक एक जो है, ये वाले यहाँ पर देखें, ये वाले जो एक एक हैं बिंदु हैं, वो आपस में जुड़कर एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी बिंदु संरचना जो है वो बना सकते हैं। आगे अगला जो हमारा अब इस चैप्टर से कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित कुछ प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अगला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है कि एथेन का आणविक सूत्र लिखिए। तो अभी हमने जब एल्केन पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था, C2H6 इसका आणविक सूत्र होता है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। फिर अगला जो है कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। हमने कार्बन के 3 अपर रूप पढ़े थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जो उसके क्रिस्टलीय रूप थे। इनमें से जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब अपने में से होकर विद्युत धारा को जाने देता है। फिर अगला जो है कार्बन का अपर रूप जो अंतरिक्ष में पाया जाता है, वो कौन सा अपर रूप है कार्बन का जो अंतरिक्ष में पाया जाता है? तो वो है फुलरीन। क्या है? फुलरीन। फिर जिसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। अगला जो है वह जल जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं कहलाता है। मतलब ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं कार्बोनेट के रूप में। तो उस तरह का जो जल होता है उसे हम कहते हैं कठोर जल, जिसमें हमारे जो अपमार्जक होते हैं केवल वो झाग बना पाते हैं। मृदु जल के साथ सभी साबुन हो चाहे अपमार्जक हो, सभी झाग बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।